हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, अभी हम लोग गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस कंप्लीट कर रहे थे, कंप्लीट हो गए हैं वो। अब बच्चों छोटा सा टॉपिक कैविटी प्रॉब्लम, इसको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं कि आपके फर्स्ट बुक के हिसाब से कुछ टॉपिक फर्स्ट चैप्टर में और वो नहीं हुए हों तो वो सेकंड में आ जाएंगे, उनकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, रिलैक्स होकर स्टडी करनी है और वो सारे टॉपिक्स में कवर कराऊंगा। ठीक है, दूसरा बेटा, जैसे फर्स्ट चैप्टर जो कंप्लीट हुआ है इसकी सारी चीजें आपको रिवाइज होनी चाहिए, इसके क्वेश्चंस लगाओ आप, तभी बेनिफिट मिलेगा। एक एक चीज मेंशन कराएगी कि एक शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका आपको बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर सेकंड में बेटा एंट्री लेंगे। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है कैविटी प्रॉब्लम, उसको हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों ये कैविटी प्रॉब्लम ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कैविटी प्रॉब्लम। अब जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कैविटी, तो कैविटी वर्ड आपने सुना हुआ आपने डेली लाइफ में, जैसे कभी कभार ऐसे बोलते हैं दांतों में कैविटी क्रिएट हो गई है, तो मतलब वहां पे एक वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाता है, उसको कैविटी बोल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग यहां पर बेटा कैविटी को स्टडी करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से बच्चों, अगर मैं ऐसे स्फीयर अज्यूम कर लूं, ये सही है, कोई स्फीयर अज्यूम कर लिया मैंने, ऐसा मत समझ लेना कितनी बड़ी कैविटी है क्या। ठीक है, और ये स्फीयर कैसा बेटा, नॉन कंडक्टर और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। इसके अंदर एक कैविटी है। ओके, इसके अंदर एक कैविटी है, इसका और इसका सेंटर है बेटा, सपोज जो भी सेंटर है इसका नाम दे देंगे C और C डैश। इस कैविटी के सेंटर से इस डिस्टेंस पर हमसे R डैश वेक्टर मतलब उस पॉइंट की लोकेशन जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और यहां से ये R वेक्टर है, R, और ये कोई वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं R डबल डैश वेक्टर। ठीक है, ये बेटा R डबल डैश वेक्टर क्या शो कर रहा है बताओ, बड़ी बॉडी के सेंटर से कैविटी के सेंटर का पोजीशन वेक्टर। क्लियर है ये ठीक है, और ये उस पॉइंट की लोकेशन, ये पॉइंट P। ठीक है, अब हमें बेटा पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, यानी कि कैविटी के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रखा है। सर अच्छे से समझना बेटा चीजों को। सबसे पहले इनके जो नंबर्स मैंने लिखा है वो समझ आ गए होंगे आपके। ये वेक्टर मैंने बनाया बेटा, इस पोजीशन यहां से सेंटर से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दैट इज R वेक्टर, इसके सेंटर से इसके सेंटर का पोजीशन वेक्टर डबल डैश R डबल डैश वेक्टर, और ये R डैश वेक्टर। क्लियर। अब इस कैविटी को देखने का नजरिया क्या है हमारा, देखिएगा ध्यान से। कैसे देखें सर हम पूरी पिक्चर को इस तरीके से, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ओरिजिनल बॉडी बना देते हैं। ओरिजिनल बॉडी मतलब ऐसा बता देते हैं कि भाई कोई कैविटी नहीं है इसमें, विदाउट कैविटी। तो बेटा ये वो बॉडी है जिसके अंदर कोई कैविटी क्रिएट नहीं हो रखी है। ठीक है, तो अब हमें सर फील्ड कैसे निकालना है इस जगह पर, बहुत ही सिंपल सा और आसान सा कंसेप्ट है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये बच्चों इस नॉन कंडक्टर स्फीयर के अंदर आपको रिजल्ट याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता था बेटा, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था E वेक्टर इज इक्वल टू इनसाइड रिजल्ट याद हो तो आपको याद आता था रो वेक्टर इज डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस नॉन कंडक्टर स्फीयर। ठीक है, ये रिजल्ट आता था। अब हम क्या देखें सर, यहां से R वेक्टर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम कर लें कि दैट इज E1। E1 is an electric field due to this complete sphere at a distance R। समझ लो, जहां पर ये पॉइंट P था बेटा, देखो पॉइंट P की पोजीशन वेक्टर क्या, देखो पॉइंट P जहां पर है उसका पोजीशन वेक्टर दैट इज R। तो इस R डिस्टेंस पर
आप पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लिया हमने आर, उस पॉइंट पी की लोकेशन। अब बेटा हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से कैविटी का इलेक्ट्रिक फील्ड सब्ट्रैक्ट कर दो। ये होगी कैविटी, कैविटी के अंदर भी चार्ज अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, सही है, ये चार्ज, और कैविटी के सेंटर से कितना दूर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमें, दिस इज सपोज E2, और कितना दूर r डैश वेक्टर, r डैश वेक्टर लिखा हुआ है, दिस इज r डैश वेक्टर, इसके सेंटर से पॉइंट P की जहां लोकेशन थी। ठीक है, क्या करेंगे दोबारा सुनिएगा बच्चों, हमने क्या किया, देखो हमने यहां पर किस तरीके से इस पिक्चर को देखा है। बेटा ये बॉडी जिसके अंदर कैविटी क्रिएट हो रखी थी और पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा था हमसे, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया बेटा, एक कंप्लीट बॉडी ड्रॉ की, और कंप्लीट बॉडी की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया E1। अब सोचो बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पोर्शन का भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, भाई कंप्लीट है बेटा, ये कंप्लीट बॉडी की वजह से इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E1। अब बच्चों इस इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर जहां कैविटी क्रिएट हो रखी थी वहां का भी फील्ड इंक्लूड है, तो अब सर यहां पे तो कैविटी थी, तो हम क्या करें बेटा, इस पर्टिकुलर जगह के इलेक्ट्रिक फील्ड को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से हटा दें। समझ रहे हो मैंने क्या किया, वापस सुन लो बेटा, हमने क्या लिया अजम्पशन यहां पर कि सर इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो हमने कंप्लीट स्फीयर की वजह से इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया दैट इज E1। अब बच्चों इस E1 के अंदर कैविटी का भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्लूड होगा, क्योंकि देखो यहां पे अभी क्या है, अभी कुछ कैविटी, कोई कैविटी है ही नहीं, तो ये E1 तो किसकी वजह से, इस कंप्लीट बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके अंदर तो हर पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्लूड है। बट इस बॉडी को देखें तो सर यहां तो कोई मतलब यहां पे कोई चार्ज ही नहीं था, इस जगह कैविटी थी, तो अब हम क्या करें बेटा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से कैविटी वाले स्पेस का इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दें तो हमें मिल जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, देखो दोबारा सुन लो, देखो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमें, तो हमने क्या किया, पहले कंप्लीट स्फीयर की वजह से इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा दैट इज E1। ठीक है, इसके अंदर बेटा कैविटी का भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्लूड है, तो हम क्या करें, कैविटी वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दें तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस जगह पर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, सर इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है दैट इज E1, वो कितना आएगा बेटा, E1 आ जाएगा रो r वेक्टर डिवाइडेड बाई 3ε0। ठीक है, यहां कैविटी की वजह से इसको सपोज E2 बोल दें, कितना आएगा, रो r डैश वेक्टर डिवाइडेड बाई 3ε0, ये आ गया E2। अब हमें सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो हम क्या करेंगे बेटा, इस कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड में से कैविटी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दो, तो कितना आ जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दे रहा हूं बेटा यहां पर, ई रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, कंप्लीट बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड में से कैविटी का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने हटा दिया, तो E1 की वैल्यू आ जाएगी रो r वेक्टर अपॉन 3ε0 माइनस रो r डैश वेक्टर डिवाइडेड बाई 3ε0। यहां से बेटा कॉमन ले लो, रो अपॉन 3ε0, क्या बचा, r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर। ठीक है, अब वेक्टर डायग्राम से क्या लिख पाओ बेटा, यहां पर वेक्टर डायग्राम से क्या लिख पाएंगे बच्चों, देखो ये वेक्टर बेटा, ये हेड टू टेल, देखो हेड टू टेल दोनों वेक्टर का सम क्या आ जाएगा, r रिप्रेजेंट व्हाट, दिस इज अ सम ऑफ टू वेक्टर r डैश प्लस r डबल डैश वेक्टर, तो यहां से r माइनस r डैश इसको इधर लाओ बेटा, ये हो गया और ये हो गया r डबल डैश वेक्टर, तो इसकी जगह पर बेटा हम लोग r डबल डैश पुट अप कर दें, तो ये हो गया रो अपॉन 3ε0 r डबल डैश वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट। अब ये सोचो बेटा, ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है, सोचो ध्यान से कि ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस बात पर डिपेंड कर रहा है। ओके, तो किस बात पर डिपेंड कर रहा है, आप देखो ध्यान से बेटा,
अब इस रिजल्ट को जब हम देखते हैं तो ये रिजल्ट बेटा किस बात पे डिपेंड कर रहा है, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर डबल डैश वेक्टर, और आर डबल डैश वेक्टर शो करता है पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ कैविटी। जो कैविटी का सेंटर है उसका पोजीशन वेक्टर इस सेंटर के रिस्पेक्ट में। यानी बेटा ये रिजल्ट जो आया है वो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा कि कैविटी के अंदर पॉइंट किस जगह पर है, कैविटी के अंदर पॉइंट की लोकेशन क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पूछा जाए, यहां पूछा जाए, यहां पूछा जाए, कहीं भी पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये आना। इसका मतलब ये हुआ कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट। कैसा रहेगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट। इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ पॉइंट P, क्या लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ पॉइंट इनसाइड द कैविटी, पॉइंट इनसाइड कैविटी। कैविटी के अंदर जो पॉइंट की लोकेशन है उस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इस सेंटर के रिस्पेक्ट में इस सेंटर के पोजीशन वेक्टर पर डिपेंड कर रहा है केवल। यानी कि कंप्लीट कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो ये है बेटा कैविटी प्रॉब्लम के बारे में। दोबारा समझ लो मैंने क्या किया है भाई। सर ये कैविटी था, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो हमने क्या किया, कंप्लीट बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड में से कैविटी का इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया। सिंपल है यार, समझ रहे हो, सिंपल है। समझ रहे हो बेटा कि सर यहां पे हमने क्या किया भाई, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो कंप्लीट बॉडी में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, और इसमें से वो इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया जो कैविटी की वजह से क्रिएट हो रखा था, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा आपको। समझ रहे हो, चलिए तो ये नोट कर लें बच्चों, ठीक है। अब बेटा हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। किस पर काम करेंगे हम लोग अब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बेटा जैसे इसमें इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर, ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब बच्चों हम आते हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। बच्चों ध्यान से समझना, पोटेंशियल के बारे में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है और इस चैप्टर की स्टार्टिंग कैसे करनी है वो सुनिएगा ध्यान से बेटा। कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं जो स्टूडेंट्स को परेशान करते रहते हैं, पहले उन्हीं चीजों पे फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बेटा हम लोग बात करने वाले हैं सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन, ठीक है। ये दो तीन बातें बेटा, इनको हम लोग कंपैरिजन में देखेंगे तो अच्छा रहेगा, पता चलेगा कि कहां पे क्या ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है सर और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बेटा प्रॉपर तरीके से चीजों को देखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, it is amount of work done in bringing unit positive charge, यूनिट, समझ रहे हो क्या कर देंगे हम लोग, यूनिट चार्ज को बेटा, यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से, सही है, यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से, ऐसा कर दो आप, यूनिट चार्ज लिख दो केवल, ठीक है। इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम infinity to a particular point
particular point without change in kinetic energy। ठीक है, देखो क्या लिखा है, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट, सही है, विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, ध्यान समझना, आराम से फेमिलियर होंगे पहले इस टॉपिक के बारे में बेटा। अभी मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, मतलब समझेंगे क्या है, डिटेल में जानकारी लेंगे। अभी मैं थोड़ी कंपैरिजन में करा दूं इनमें। अब पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing any charge from infinite to a particular point without change in kinetic energy। देखिए ध्यान से बेटा, तो बच्चों यहां पे यूनिट चार्ज को लेके आना है हमें, और यहां पे एनी चार्ज, ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या लिखा है, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज। सर किसी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन होगा वही उस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा, वही उस जगह का पोटेंशियल हो जाएगा। समझाएंगे आराम से, घबराओ मत, सारी चीजें बताऊंगा। क्या बताया बेटा कि इनफाइनाइट से किसी यूनिट चार्ज को लाने में किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक जो भी वर्क डन हो रहा है, दैट वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, यहां पर क्या है, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। समझाऊंगा, अभी परेशान ना रहे, ठीक है। अब छोटी छोटी बातें थोड़ी सी रिपीट कर लेते हैं 11th क्लास की। क्या बेटा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 11th क्लास की चीजों को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हम इन बातों के बाद ही बेटा हम लोग अपने टॉपिक पे आ पाएंगे, अभी हम बिल्कुल टॉपिक पे आए भी नहीं है, डेफिनेशन भी समझाऊंगा सब कुछ, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दूसरी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ये हो जाएगा डेल्टा यू। अगर हम यहां से देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है बेटा, ये नजर आ रहा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। देखो इन दोनों रिलेशन से देखो बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, क्या रिलेशन आ जाएगा, नेगेटिव साइन का यहां पर फर्क पड़ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव साइन इंक्लूड हो जाएगा, ठीक। हाँ, तो ध्यान से देखिए बेटा, अब यहां तक जैसे हमने अभी ये रिजल्ट लिखे हैं, तो ये रिजल्ट वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, याद है आपको WET में, वर्क एनर्जी थ्योरम में बेटा, ये भी हमने 11th क्लास में देखा था। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डेल्टा यू, ये सिर्फ तभी होता है जब बच्चों डेल्टा के ई इज इक्वल टू 0, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हो, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू के इक्वल आता है, सही है। और मैं इसलिए यहां पे बता रहा हूं क्योंकि बेटा यहां पर काइनेटिक जो डेफिनेशंस लिखी गई इनमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या है, बिल्कुल 0 है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ओके, ठीक है। छोटा सा एक यहां पर डेरिवेशन लिख देता हूं, सिंपल सा डेरिवेशन, वर्क डन बाय सिस्टम और फील्ड फोर्स, वर्क डन बाय
सिस्टम, सही है, टू शिफ्ट अ चार्ज फ्रॉम initial position to final position, ध्यान से समझना भाई। बेटा हम निकालना चाहते हैं वर्क डन बाय सिस्टम फील्ड फोर्स, ठीक है, उनका वर्क डन टू शिफ्ट अ चार्ज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा दो चार्ज हैं इस तरीके से, यहां पर एक चार्ज है सपोज Q1 और एक चार्ज है यहां पर Q2, और जिसका पोजीशन वेक्टर शुरुआत में देख लेते हैं कि सर ये डिस्टेंस जो है वो कितनी है, R इनिशियल, इनकी डिस्टेंस ये है। इसको यहां से शिफ्ट कर दिया बेटा, यहां पर यहां शिफ्ट कर दिया, Q2 इधर ले गए, और ये पोजीशन वेक्टर हो गया R फाइनल, ठीक है, ये हो गया R फाइनल, ठीक है, यहां से यहां लेके आ गए, ठीक है भाई। इस जगह से बेटा यहां से इस जगह पे शिफ्ट कर दिया, तो सर कितना वर्क डन होगा, कितना वर्क डन करेगा सिस्टम इस पर, तो देखते हैं ध्यान से बेटा। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे चार्ज यहां था, इसकी वजह से बेटा ये मान लेते हैं डिस्टेंस ही R, इस जगह पर एक कोई इंटरमीडिएट पोजीशन ले ली बेटा R डिस्टेंस पर, तो फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स। और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr में वर्क डन पूछा है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो बेटा dr, ये ध्यान से समझो बेटा, हमें निकाला वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब इस चार्ज ने दूसरे चार्ज पे कितना वर्क डन किया यहां से यहां तक इसको शिफ्ट करने में, ठीक है। तो हम बोलेंगे सर किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पर अगर हम लोग इमेजिनेशन लें कि सर यहां से किसी इंस्टेंट पे r डिस्टेंस पर है ये, और dr डिस्प्लेस करने में कितना वर्क डन करेगा, Q1 Q2 को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, क्या वर्क डन करेगा कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। यहां देख लो बेटा वर्क डन कैलकुलेट, ये हो गया dw कितना हो जाए बेटा वर्क डन, यहां से वर्क डन हो जाए कंजर्वेटिव फोर्स डॉट dr cos 0 क्यों बेटा, जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन स्मॉल है इसलिए dw बोल दिया, सही है। टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय सिस्टम, और वी कैन से वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और यहां पर टोटल वर्क डन K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर इंटू dr, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, R इनिशियल टू R फाइनल लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके इक्वल होता है, देखना वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो हम लोग यहां क्या लिख देंगे माइनस डेल्टा U, सही है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बेटा किसके इक्वल होता है, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, आप यहां से देख सकते हो। सर ये कंजर्वेटिव फोर्स, अरे बेटा Q1 की वजह से जो Q2 पे लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कंजर्वेटिव ही है नेचर में, तो उसका हमने वर्क डन कैलकुलेट कर दिया, और वर्क डन इसके इक्वल होता है। चलिए यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे तो K Q1 Q2 डिवाइड बाई -1 अपॉन R इनिशियल टू R फाइनल, इस नेगेटिव को यहां से कैंसिल कर दो, तो डेल्टा U कितना आ गया, K Q1 Q2 और यहां पर 1 अपॉन R फाइनल -1 अपॉन R इनिशियल, सही है। तो फाइनली हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, लास्ट में देखो मैं यहां लिख देता हूं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गई K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1, R2 न लिख के R फाइनल लिख दो, R इनिशियल लिख दो, ठीक है। अब बच्चों इस रिजल्ट को अगर हम देखें गौर से तो हम क्या लिख पाएंगे बेटा, फाइनल इतना डिस्टेंस था, देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये है, तो अगर इनके बीच में डिस्टेंस r हो, किसी पर्टिकुलर गैप r हो, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा दो चार्ज के बीच में, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम,
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, सही है, K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, चलिए पहले मैं यहां तक नोट कर देता हूं बेटा, फिर आगे देखते हैं। चलिए हटाते हैं इसको अब यहां से। बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी यहां पे डेफिनेशन लिखी है, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं समझा है अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पे काम कर रहे हैं केवल। चलिए तो बच्चों 2 पॉइंट मास दूसरा 2 पॉइंट चार्ज जो है इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, अगर वो हम लोग यहां पे नोट करके लिखें कुछ पॉइंट्स कि सर अगर दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 R डिस्टेंस पर हैं तो इसकी पेयर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, K Q1 अपॉन Q2 डिवाइडेड बाई R। ठीक है, अगर इनके बीच का गैप इनफाइनाइट हो, इनके बीच का गैप सपोज दिस इज Q1 एंड Q2 और गैप है बेटा इनफाइनाइट, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, K Q1 Q2 डिवाइड बाई इनफाइनाइट मीन्स 0, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कितना आ गया 0। यानी जब दो चार्ज इनफाइनाइट सेपरेशन पर होंगे तो उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, इस वजह से कोई भी एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करेगी इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन की वजह से है, तो जब इस तरह इनफाइनाइट पर होंगे तो जब इनफाइनाइट सेपरेशन होगा तो उस टाइम तो कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, और जब इंटरेक्शन नहीं होगा तो बच्चों यहां पर एनर्जी कितना हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए तो यानी कि इनफाइनाइट सेपरेशन पर जब चार्ज पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन कैसा है इनफाइनाइट, तो उस केस में आप पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, और किसी r डिस्टेंस से पोटेंशियल एनर्जी इतना आ जाएगा Q1 Q2 इस पेयर का। ठीक है, दूसरा पॉइंट की बात करें, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि सर गैप पोटेंशियल एनर्जी में लिखूंगा कैसे, पॉजिटिव चार्ज होते तो कैसे, नेगेटिव चार्ज होते कैसे, तो बेटा क्या हो जाएगा, वी पुट द वैल्यू ऑफ Q1 Q2 विद साइन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, Q1 Q2 के वैल्यू बेटा विद साइन पुटअप किए जाएंगे, यहां पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ठीक है, चलिए तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जैसे पॉजिटिव है तो बेटा Q1 Q2 लिख दिया, नेगेटिव हो तो नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बताता हूं यहां पर कि इफ R increases between two charges then potential energy increase और decrease, बोलो क्या होगा, तो क्या हो सकता है कि सर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, बेटा दोनों ही पॉसिबल है। समझ गए क्यों? अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि सर जब पोटेंशियल एनर्जी के बीच का इनके बीच का गैप बढ़ाओगे तो गैप बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगी, ऐसा नहीं है। मान लो नेगेटिव साइन हुआ एक तो वहां पर बढ़ जाएगी, तो ये दोनों ही बातें बेटा कि R के इंक्रीज करने पर पोटेंशियल एनर्जी मे बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन साइन ऑफ चार्ज।
साइन ऑफ चार्ज। ओके, चार्ज के साइन को देखोगे बेटा, चार्ज के साइन से ही डिसाइड होगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं सर। अब नंबर ऑफ पेयर्स कैसे निकाले जाते हैं? नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स ऐसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, वेयर n इज द नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज इन सिस्टम। सिस्टम में कितने चार्ज हैं ये। क्लियर? नंबर ऑफ पेयर्स ऐसे काउंट करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अब लेता हूं बेटा मैं कुछ क्वेश्चन यहां पर। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 1 ये ले रहा हूं बेटा, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। 2 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम और इनके बीच में सेपरेशन है 2 मीटर। ठीक है, तो ये पूछा आपसे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या आएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड पार्ट, इफ separation increases up to 4 meter, then work done by external agent in this process। सही है? और हम लोग बोल सकते हैं सेकेंड पार्ट इसमें, सेकेंड पार्ट बेटा वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, सिंपल है यार। क्या लिख दोगे? सॉल्व कर देते हैं हम सर यहां पर इसको। बच्चों सॉल्व करें तो बेटा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। समझ रहे बेटा? के अब इनकी वैल्यू पुटअप करना चाहो तो वैल्यू पुटअप कर दो। 4 माइक्रोकूलम इतना हो गया, 2 माइक्रोकूलम इतना हो गया, डिवाइडेड बाई R। R कितना है? 2 मीटर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। सही है? सेकेंड पार्ट क्या बोला इसने बेटा, इनिशियल पोटेंशियल होगी, सेपरेशन इंक्रीज कर दिया 4 मीटर तक, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल क्या आएगा? तो बेटा वर्क डन बाई एक्सटर्नल, अब देखो ध्यान से समझना चीजों को, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स क्या आएगा बेटा? वर्क डन बाई एक्सटर्नल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 2। Q1 Q2 तो बदलेंगे नहीं, वो तो वही रहेंगे, सेपरेशन तो बदला है। तो बेटा यहां से के Q1 Q2 ले लो कॉमन, 1/4 माइनस 1/2। दिस इज अ वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। अब नेक्स्ट पार्ट बोला वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो बेटा वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आ जाएगा बच्चों? कितना? नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जो भी यहां आया है उसका क्या ले लोगे बच्चा? नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, ये है प्रोसेस। ठीक है, अब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था सिर्फ बातें समझाने का। चलिए अब बेटा मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से समझना भैया। हटाते हैं इसको।
चलिए क्वेश्चन ले रहे बेटा अब हम लोग, ठीक है, ध्यान समझना भाई। क्वेश्चन है बेटा ये चार्ज पार्टिकल्स ये हो गए Q, अलग अलग मान ले रहा हूं अभी, Q1, Q2, Q3, डिस्टेंस सपोज सेम है। बोला इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैसे लिखी जाती है, क्या तरीका होता है, सुनेंगे ध्यान से बेटा। सबसे पहले हमें निकालना होता है यहां पे नंबर ऑफ पेयर्स, अच्छे से समझना चीजों को, ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स, तो नंबर ऑफ पेयर्स कैसे काउंट करते हैं बेटा, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। सर कितने चार्ज थे यहां पर, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, इससे कैंसिल हो गया। नंबर ऑफ पेयर्स कितने आ गए बेटा यहां पर 3, यानी कि 3 पेयर बनेंगे। अब तीनों पेयर को बनाते हैं भैया, एनर्जी लिखते हैं, तो कैसे लिखी जाएगी बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ध्यान समझो भाई बच्चों। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो पेयर बनाने का तरीका अच्छे से समझना, कैसे पेयर तैयार किए जाते हैं। पहले बेटा 1 का पेयर बनाओ 2 के साथ, ठीक है, क्या हो जाए KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का गैप, तो फिलहाल तो यहां A है तो A लिख दिया, ठीक है, प्लस बेटा 1 का पेयर 2 के साथ बनाया, अब 1 का पेयर 3 के साथ, तो बेटा KQ1 Q3 और 1 और 3 के बीच का गैप, तो 1 और 3 के बीच का गैप फिलहाल तो A है तो A लिख दिया। अब बच्चों ये 1 के पेयर कंप्लीट हो गए, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, आगे सिस्टम में कोई चार्ज नहीं है तो पेयर वही प्रोसेस बंद हो गया। प्लस अब बनाओगे सेकंड वाले के पेयर, तो सेकंड वाले के पेयर बनाने के लिए बेटा ध्यान रखना नेक्स्ट वाला चार्ज लेना है, कभी प्रीवियस चार्ज पर नहीं आना है। तो सेकंड के पेयर बना रहे तो सेकंड से आगे कौन आएगा, थर्ड, तो हम क्या लिखेंगे कि Q2 Q3 और इनके बीच का गैप कितना है A। कंप्लीट हो गए सर, Q2 का पेयर हमने 3 के साथ बना दिया, आगे तो कोई चार्ज है नहीं, समझ रहे हो, तो 2 के पेयर कंप्लीट हो गए, 3 से आगे कोई नहीं है, समझ रहे हो, तो ये 3 पेयर यहां पे कंप्लीट हो गए हैं। तो दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझा रहा हूं बच्चों, प्रोसेस समझ लो। ये हो गया स्क्वायर है ये, और यहां पर चार्ज Q, चार्ज Q, चार्ज Q, और बेटा ये स्क्वायर है, साइड लेंथ A। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या है, तो इसके लिए क्या करोगे बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ पेयर्स काउंट करो, तो नंबर ऑफ पेयर्स कितना हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 चार्ज है बच्चों, 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आया, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, 6, यानी कि यहां पे नंबर ऑफ पेयर्स कितने आने वाले हैं, 6 पेयर्स आएंगे। कैसे पेयर स्टार्ट करेंगे, एनर्जी यहां से लिखना, तो सबसे पहले समझो यहां पर कैसे पेयर बेटा एनर्जी लिखी जाएगी, तो नंबरिंग कर लो, सपोज इसको ऐसा बोल दो 1 2 3 और दिस इज 4। सबसे पहले क्या करो बेटा, 1 के पेयर स्टार्ट करोगे, 1 का पेयर 2 के साथ, तो कितना आ जाएगा Q इंटू Q, तो Q स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई इनके बीच का गैप, 1 और 2 के बीच का गैप A हो गया। अब 1 का पेयर 2 के साथ बन गया बेटा, 1 का पेयर 2 के साथ, 1 का 3 के साथ बनाओ, तो क्या आएगा Q स्क्वायर अपॉन A रूट 2, बेटा ये गैप कितना A रूट 2, प्लस 1 का पेयर 2 के साथ बना दिया, 1 का पेयर 3 के साथ, 1 का पेयर 4 के साथ बनाओ अब, तो 1 का पेयर 4 के साथ Q स्क्वायर अपॉन A, समझ रहे बेटा, ये 1 के पेयर हो गए कंप्लीट। अब आता है 2 का नंबर, 2 का पेयर किसके साथ बनेगा बेटा, इससे आगे वाला कौन है 3, तो हम क्या लिखेंगे Q स्क्वायर अपॉन A प्लस Q स्क्वायर अपॉन, बेटा 2 का 3 के साथ बनाया, 2 का 4 के साथ बनाना पड़ेगा, तो कितना आएगा A रूट 2, कंप्लीट हो गए 2 के भी पेयर। अब आएगा तीसरा चार्ज, तो क्या लिखोगे, प्लस Q स्क्वायर अपॉन केवल A लिखना पड़ेगा, क्यों भाई 3 से आगे A की है 4 और इनके बीच का गैप A है, तो ये इतना आ गया।
दोबारा समझ लो बेटा प्रोसेस को, 1 के पेयर स्टार्ट करो, सबसे पहले सभी के साथ 1 के पेयर स्टार्ट करो, तो 1 का पेयर 2 के साथ, 1 का पेयर 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। सर आगे सिस्टम कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, ये समझ जाओगे यहां तक। तो बेटा यहां से देखो एनर्जी कितनी आ गई, एक बार सिस्टम थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाले पेयर हैं 4 तो, और ये 2 पेयर हैं, यानी कि हमारे सामने जो एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी बेटा वो कितनी हो जाएगी बताओ। एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना ए रूट 2, ठीक है। यहां से के क्यू स्क्वायर अपॉन ए इंटू 2 तो ले लो कॉमन, यहां क्या बचेगा 2 प्लस 1 बाई रूट 2, ओके। तो बेटा ये आ गई एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। अब मैं आपको एक शॉर्ट तरीका भी समझा रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट तरीका समझ लें, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि पोटेंशियल ऑफ सिस्टम लिख पाओ बेटा n/2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पेयर्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, ऐसा समझ लो Q1, ठीक है। 1 वाले चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या है समझा रहा हूं अभी, ठीक है। क्या लिखोगे, चार्ज कितने थे बेटा इस पर, चार्ज ये बेटा नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल 4 थे, तो n की जगह 4 पुटअप कर दिया डिवाइडेड बाई 2। अब बेटा पोटेंशियल एनर्जी 1 की पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो 1 के पेयर सभी के साथ बना दो, तो 1 का पेयर 2 के साथ बने तो कितना आएगा बेटा के क्यू स्क्वायर बाई ए, 1 का पेयर 3 के साथ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट 2, 1 का पेयर 4 के साथ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। बस कंप्लीट हो गया प्रोसेस, इतना सारा स्टेप लिखने की जरूरत पर इतना ही खत्म, कंप्लीट हो गया। क्या होगा बताओ, ये ऐड हो गए दोनों, ये 2 बचा बेटा 2, अब यहां से कॉमन ले लो, कितना 2 हो गया, ये तो ये कितना आ जाएगा बेटा 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट 2। क्या कॉमन ले लो बेटा इसमें से, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2 प्लस 1 बाई रूट 2। देखो ये आंसर और ये आंसर मैच कर रहे होंगे, ठीक है। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक, लेकिन इसकी वैलिडिटी है क्या बेटा, इसकी वैलिडिटी है बेटा केवल सिमिलर चार्ज होंगे तो ही होगा। चार्जेस मस्ट बी सेम, मस्ट बी आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होगा तो ही लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक है। अदरवाइज तो फिर सेम प्रोसेस, बेसिक क्या 1 का पेयर 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर 2 के प्रोसेस स्टार्ट करो 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 के स्टार्ट करो 3 का 4 के साथ, कंप्लीट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग। चलिए अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, ओके। चलिए एक क्वेश्चन और ले रहा हूं बेटा इसी पर, फिर आगे नेक्स्ट टाइप बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड। ये रख लिया बेटा, ठीक है बच्चों। यहां पर चार्ज Q, सारे चार्ज आइडेंटिकल हैं, डिफरेंट हम लेना नहीं चाहते क्योंकि यहां बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएगी इतने पेयर्स बनाने में, क्यूब, ठीक है बेटा। हमसे पूछा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, क्या पोटेंशियल एनर्जी आएगी, कैसे पता करें सर। सबसे पहले बेटा नंबर ऑफ पेयर्स, तो सबसे पहले नंबर ऑफ पेयर्स, तो नंबर ऑफ पेयर्स बेटा काउंट किए हमने सर, कितने चार्ज हैं 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 4 टाइम्स कैंसिल 28, तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने आने वाले हैं यहां पर 28।
अब 28 पेयर्स लिखना बहुत इंपॉसिबल काम है सर इतने छोटे टाइम में, तो शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे बेटा। क्या कर दें, नंबर निकल लो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे बच्चों, 8 डिवाइडेड बाई 2 शॉर्ट ट्रिक से बेटा। अब 1 के पेयर बना दो सबके साथ, तो 1 का पेयर इसके साथ, 1 का पेयर इसके साथ, 1 का पेयर इसके साथ, तो ये तो ए डिस्टेंस वाले हैं, तो 3 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बन जाएगा बेटा। अरे देखो 1 का पेयर इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो ये तो ए डिस्टेंस पे है सभी चार्जेस, तो 3 पेयर ऐसे हो गए। अब 1 का पेयर बेटा जो डायगोनली रखे, देखो एक ये a रूट 2 पर और ये भी a रूट 2 पर और एक इस साइड रखा हुआ वो भी a रूट 2 पर, तो कितना आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन a रूट 2 प्लस एक रखा है यहां ये। अब इसको लिखने के लिए बेटा के क्यू स्क्वायर अपॉन a रूट 3 डिस्टेंस होती है ये आ गई टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हो गया कंप्लीट, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, कर दिया शॉर्ट ट्रिक से, समझ रहे हो, आसान है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस और कैसे हमें फेस करने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन ये बच्चों की साइड लेंथ a दे रखी है आपको, ये चार्ज है q, चार्ज है q, चार्ज है q, साइड लेंथ a। तो हमें पूछा है इफ साइड ऑफ ट्राइंगल increases from a to 2a then work done by external, सही है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन बताना है। जब साइड a से 2a कर दी जाए तो कितना वर्क डन होगा, तो बेटा जब साइड ट्राइंगल की a से 2a हो जाएगी, सोचो तो क्या आएगा बेटा, साइड अब यहां 2a हो गई, ये 2a, चार्ज q, चार्ज q, चार्ज q। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा है, तो बच्चों वर्क डन क्या आएगा, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कितना आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल में चेंज लिखना है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखूं सर, आइडेंटिकल है, शॉर्ट ट्रिक से लिख दो यार, क्या आ जाएगा बताओ, n/2 तो 3/2, 1 का पेयर इसके साथ, 1 का पेयर इसके साथ, तो कितना आ जाएगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। थोड़ा समझे, हवा में उड़ गई सब कुछ, दोबारा समझ लो बेटा। नंबर शॉर्ट ट्रिक से लिख रहा हूं मैं, n/2 तो 3 4 से तो 3/2 हो गया। अब 1 का पेयर 2 के साथ, इसका पेयर इसके साथ, इसका पेयर इसके साथ, तो कितना आएगा बेटा, पेयर आइडेंटिकली बनेंगे, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन गैप है बेटा 2a इनके बीच में, तो ये गैप 2a माइनस ये तो स्टार्टिंग एनर्जी, सॉरी फाइनल एनर्जी, माइनस इनिशियल एनर्जी 3/2, 2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। आ गया आंसर, दिस इज अ वर्क डन, सिंपल प्रोसेस है यार। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप, एक तो ये वर्क डन वाले क्वेश्चन आते हैं कि साइड को डायमेंशन को यहां से यहां बदल दिया, इतने से इतना कर दिया, समझ लो, बढ़ा दिया, कम कर दिया, कम भी कर सकता है, a से हाफ कर दिया, तो वर्क डन बाय, अरे जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने पहले बता दी वो सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा ये क्वेश्चन बेटा एक ये हो गया सर 2 माइक्रो कूलम और ये 4 माइक्रो कूलम और ये है Q। ठीक है, E1 बोला इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 0, ऑफ सिस्टम इज 0, देन वैल्यू ऑफ Q। इसी में एक सेकंड पार्ट लिख देता हूं और भी किससे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 माइक्रो कूलम चार्ज। ठीक है, 2 माइक्रो कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो सबसे पहले बेटा आते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम पे लिखना। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैसे लिखो बच्चों, कितने पेयर बनेंगे यहां पर, सर 3 चार्ज हैं तो 3 ही पेयर बन जाएंगे, नंबर ऑफ पेयर्स निकालो बेटा, n × n-1 डिवाइड बाई 2 से 3 आ जाएगा। ठीक है, अब सर तीनों डिफरेंट है तो शॉर्ट ट्रिक भी लगेगी, तो अलग अलग पेयर बना दे बेटा, सपोज 1 चार्ज, 2 चार्ज और 3 चार्ज।
तो 1 का पेयर 2 के साथ, तो K 2 माइक्रो कूलाम, या ऐसा करो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए माइक्रो हटाओ, कूलाम ही लिख दो, ठीक है 2। तो बेटा 1 का पेयर 2 के साथ, तो 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 का इस थर्ड के साथ K 2 इंटू Q डिवाइड बाई गैप 2 हो जाए बेटा। समझ रहे हो क्या लिख रहा हूं बेटा मैं? पहले 1 का पेयर इसके साथ बनाया, अब इसका पेयर इसके साथ बनाओ, प्लस इसका पेयर इसके साथ, तो K इंटू 4 इंटू Q डिवाइडेड बाई 1, ये हो गया। अब टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए बेटा? 0। तो क्या कर लोगे, ये बचा सर 4K प्लस ये बचा यहां से 2Q, सॉरी KQ बचेगा यहां पर, प्लस ये 4KQ, दिस इज एनर्जी। बेटा ये कितना आ गया देखो, 4K एनर्जी होनी चाहिए 0 प्लस 5KQ, ये तो कैंसिल हो गया। Q की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, Q की वैल्यू आ गई -4/5, दिस इज द आंसर। Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4/5। समझ रहे हो? अब जो लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 माइक्रो कूलाम, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कैसे फाइंड करोगे, ये थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन के टाइप समझा रहा हूं बेटा। पहले हमने 2 चार्ज रखे, इनके बीच के पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी KQ1 Q2 डिवाइड बाई R से। अगर इनके सेपरेशन को बदल दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी डिक्रीज करेगी, तो ये डिपेंड करेगा इनके साइन पर, तो मे बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज, ठीक है। फिर हमने कॉन्सेप्ट सीखा बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी नंबर ऑफ चार्जेस 2 से ज्यादा आ जाए तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं। तो उसमें सबसे पहले बेटा नंबर ऑफ पेयर्स डिजाइन करते हैं हम लोग कि कितने पेयर बनेंगे, फिर बारी बारी से हम लोग पेयर बनाते हैं। अगर वो आइडेंटिकल होते हैं तो शॉर्ट ट्रिक का यूज करके हम लोग आंसर निकाल देते हैं। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पड़े कि साइड डायमेंशंस को बढ़ा दें तो क्या होगा, कितना वर्क डन बाय एक्सटर्नल होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक भी पूछ सकता था यहाँ पर, ठीक है। इनिशियल एनर्जी इतनी है, फाइनल एनर्जी क्या होगी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस, पोटेंशियल एनर्जी को 0 कर दिया, वैल्यू ऑफ अननोन, कोई अननोन वैल्यू डाल दी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमने ये वैल्यू निकाल दी। अब लास्ट ये पूछा गया बेटा कि इसका एनर्जी क्या होगा, तो हम क्या करेंगे बेटा, इस चार्ज के पेयर बना दो आप सभी के साथ, केवल इसी चार्ज के पेयर सभी के साथ बना दो, तो क्या आएगा, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चा। लास्ट क्वेश्चन है ये, समझ लो। तो डिफरेंट है कि किस तरीके क्वेश्चन है बेटा। सेकंड पार्ट जो करा रहा हूं मैं यहाँ पर, तो आपको क्या लिखना है, पोटेंशियल, इसकी एनर्जी लिख दो, इसके पेयर सबके साथ बना दो, तो कितना हो जाएगा, कहाँ लिखो, दिख जाए कहीं पे। चलो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ लिख देता हूं, यहाँ। तो क्या करोगे बेटा, इसके पेयर, तो क्या लिख देंगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी K 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस K2 इंटू ये कितना आया -4/5 डिवाइडेड बाई इनके बीच का गैप 2, तो दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 कूलाम चार्ज, ठीक है। ये आ जाएगा आंसर। ये कोई इंडिविजुअल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी पूछे तब आप इस फॉर्मूले को लगाओगे, उस इंडिविजुअल चार्ज के बेटा सबके साथ पेयर बना दो, ठीक है, जितने भी चार्जेस हैं। कर पाओगे आप लोग यहां तक? चलिए ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आज स्टडी किया है, ठीक है। कल हम लोग और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे और मेनली पोटेंशियल पे वर्क करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।